हेलो एवरीवन, वेलकम। ये वीडियो होने वाली है यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 की एक मिनी टेस्ट सीरीज़। इसमें हिंदी ग्रामर से संबंधित उसके जितने भी पोर्शन है उसको कवर किया जाएगा। हिंदी ग्रामर में चाहे पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो, समास हो, संधि हो या फिर लेखक हुआ उनकी रचनाएं, उससे संबंधित ये वीडियो होने वाली है। ओके, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। और हाँ, ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। मतलब मैंने पिछला वाला जो पेपर हुआ था यूपीएसआई का, उसका पैटर्न देखा और हिंदी के क्वेश्चंस को चेक किया, उनको क्रॉस वेरीफाई किया किस प्रकार से वहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो उसी आधार पे मैंने इन क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है। ओके, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। यहाँ पे अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभ्रक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अभ्रक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो देखो, बिना ज़्यादा टाइम गंवाए सीधा आंसर्स पे चलते हैं। ओके, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस की सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ओके, इसमें ऐसा कुछ समझने वाला तो होता नहीं है। बस समझ लो, बस जितना बढ़िया से रट्टा मारोगे उतने ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न था उसमें पूछा गया था कि अभ्रक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अभ्रक का पर्यायवाची होता है तारा। अभ्रक का पर्यायवाची होता है तारा। मेघ किसका होता है? मेघ का मतलब होता है बादल। मणि का मतलब मणि होता है। और पर्वत, आपको पता ही है पर्वत क्या है। तो अभ्रक का पर्यायवाची तारा होता है। अभ्रक एक चमकीला पत्थर होता है जिसका पर्यायवाची तारा होता है, क्योंकि तारा भी चमकदार होता है। तो इसलिए ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। उज्ज्वल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? उज्ज्वल। ओके, उज्ज्वल का पर्यायवाची कौन सा हो सकता है? आपको बस सोचना है, आपको ऑप्शंस को देखना है। इन चारों ऑप्शंस को देखिए और सोचिए कि उज्ज्वल का पर्यायवाची क्या हो सकता है। उज्ज्वल मतलब सफ़ेद, समथिंग इज़ वाइट। ओके, यह दिमाग में आ रहा है। तो काला तो बिल्कुल नहीं होगा, काला तो बिल्कुल नहीं होगा। अंधकार का मतलब होता है अंधेरा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। मंद का मतलब होता है धीमा। तो बचा क्या? तेजस्वी। तो बी इज़ द राइट आंसर। ओके, उज्ज्वल का हो जाएगा तेजस्वी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, कर्कश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? क्या बोला है? कर्कश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कर्कश का मधुर तो होगा नहीं, ये उसका अपोजिट है, यानी कि एंटोनिम है। कर्कश का कठोर, ये भी नहीं होगा। और कर्कश का ओके, आई मेड ए मिस्टेक। ओके, कर्कश का जो पर्यायवाची है वो कठोर होता है। कर्कश का मतलब कड़वा होता है। ठीक है, और ये कोमल इसका अपोजिट है, और ये भी इसका अपोजिट है, यानी कि मधुर, कोमल और सरल, ये तीनों इसके अपोजिट, यानी कि विलोम शब्द हैं। और ये जो है कठोर कर्कश का पर्यायवाची शब्द है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हियर इज ए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। गहन का पर्यायवाची शब्द कौन सा? गहन पूछा गया है। गहन, जिसे नहीं बोला जाता है कि गहन अध्ययन किया गया। ठीक है, तो इसमें गहन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक है, अब आपको बताना है गहन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखो, गहन का पर्यायवाची शब्द होता है गहरा। गहन का मतलब होता है गहरा, यानी कि डीपर। ओके, तो गहरा का भी मतलब गहन ही होता है। ठीक है, उथला का मतलब हो जाएगा छिछला, यानी कि सतही। ठीक है, सरल का मतलब होता है, अब इंग्लिश में बोले तो ईजी हो जाएगा। और गहन का छोटा तो होगा नहीं, सरल होगा नहीं, उथला होगा नहीं, तो राइट आंसर हो गया गहरा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हियर इज द फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। चंचल का कठिन, ओके हियर इज हार्ड वर्ड। चंचल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? चंचल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? ओके, तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा अस्थिर। चंचल, अब जिसे नहीं बोला जाता है कि उसका मन बहुत चंचल है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि उसका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता। जो एक जगह स्थिर ना रहे उसको क्या बोलेंगे? अस्थिर। ठीक है, और निश्चल होगा नहीं, दृढ़ होगा नहीं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चंचल का अस्थिर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ज्वाला का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ज्वाला का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ज्वाला का पर्यायवाची इसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है? तो बहुत ऑप्शन में बिल्कुल इजी ही दिया गया है। वायु, जल तो होगा नहीं, ज्वाला का मतलब जल नहीं होता है। ज्वाला का मतलब वायु भी नहीं होती है। ज्वाला का मतलब पृथ्वी नहीं होती है। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज अग्नि, यानी कि आग। ओके, ज्वाला का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अग्नि। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। और फिर से आ गया, तेजस्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तेजस्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? अभी आपने सेकंड नंबर क्वेश्चन देखा होगा, उसमें उज्ज्वल के बारे में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तेजस्वी का मतलब होता है उज्ज्वल। ओके, मंद का मतलब होता है धीमा, अंधकार का मतलब होता है अंधेरा, काला का मतलब आप समझ ही सकते हैं, काला को ब्लैक बोला जाता है। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हियर क्वेश्चन नंबर 8। निशाचर का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, निशाचर, निशा मतलब होता है रात, और चर मतलब विचरण करने वाला, यानी कि रात में विचरण करने वाला। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रात्रिचर। क्या हो जाएगा? रात्रिचर।
निशाचर का हो जाएगा रात्रिचर। ओके, सूर्योदय तो होगा नहीं, प्रभात, प्रभात का मतलब सवेरा होता है, सूर्योदय मतलब सूर्य का उदय होता है। दिवसवासी यानी कि जो दिन में काम करेगा, दिन में विचरण करे, उसके लिए वो शब्द है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो गया निशाचर का रात्रिचर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन। हियर इज क्वेश्चन नंबर 9। पार्थिव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पार्थिव, पार्थिव हमने जिसे बोला जाता है कि उनका पार्थिव शरीर, उसका पार्थिव शरीर शमशान घाट ले जाया गया, उनका पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। तो पार्थिव का मतलब क्या होता है? पार्थिव का मतलब क्या जलचर होता है? जलचर का मतलब क्या होता है? जल में रहने वाला जलचर। और वायुबी, वायुबी, वायुबी का मतलब वायु में रहने वाला, यानी कि पक्षियों के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड। अग्निमय, जो आग से, मतलब जो आग से सराबोर हो, जिसको आग से जला दिया गया, उसको बोलते हैं अग्निमय। तो इसका पार्थिव का राइट आंसर होगा बी, दैट इज अ पृथ्वीजन्य, यानी कि पृथ्वी का वासी, पृथ्वी पे रहने वाला। इसलिए शरीर को पार्थिव भी बोला जाता है। ठीक है, मानव शरीर को या फिर किसी भी बॉडी को, किसी की भी बॉडी को पृथ्वीजन्य या फिर पार्थिव बोला जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भ्रामक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भ्रामक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक है, तो भ्रामक का पर्यायवाची क्या होगा? भ्रामक का हो जाएगा बी, इज द राइट आंसर, दैट इज अ मिथ्यावादी। भ्रामक का मतलब सत्यवादी तो बिल्कुल नहीं होगा, भ्रामक का सरल बिल्कुल नहीं होगा, भ्रामक का अस्पष्ट बिल्कुल नहीं होगा, ये सब इसके अपोजिट है, यानी कि विलोम शब्द है। मिथ्यावादी इज अ पर्यायवाची। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अमर का विलोम शब्द क्या होगा? अमर का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, अमर, अमर का विलोम शब्द क्या होगा? अमर का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत या फिर मृतक। ओके, चिरंजीवी मतलब जो लंबे समय तक जिंदा रहे, जीने वाला। अविनाशी, जिसका नाश ही ना हो, उसको कहते हैं अविनाशी। जीवित यानी कि जो जिंदा है, तो इसका विलोम हो जाएगा मृतक। ठीक है, या फिर मृत। अगला क्वेश्चन है, उन्नति का विलोम शब्द कौन सा है? उन्नति, उन्नति का विलोम शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनति। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनति। प्रगत, ये तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा। प्रगत इसका हो जाएगा पर्यायवाची। उन्नति का पर्यायवाची हो जाएगा विकास, और उन्नति का पर्यायवाची हो जाएगा उन्नयन। तो इस प्रकार से इसका विलोम शब्द होगा अवनति। उन्नति का विलोम शब्द होता है अवनति। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। कुशल का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? कुशल, कुशल का विलोम शब्द कौन सा है? कुशल का सीधा सीधा यहाँ पे लिखा है अकुशल। कुशल का पर्यायवाची होता है निपुण, कुशल का पर्यायवाची होता है निपुण। ओके, कुशल का पर्यायवाची होता है दक्ष, कुशल का पर्यायवाची होता है प्रवीण, लेकिन कुशल का विलोम होता है अकुशल, कुशल का विलोम होता है अकुशल। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे। गहन का विलोम शब्द क्या है? ये क्वेश्चन अभी ऑलरेडी पहले आ चुका है। गहन का विलोम शब्द क्या है? उसमें हमने आपको पर्यायवाची क्वेश्चंस में बताया था, पर यहाँ पे इसका विलोम शब्द पूछा जा रहा है कि गहन का विलोम शब्द क्या होगा। तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो गहन का विलोम शब्द होगा उथला। गहन का मतलब होता है डीपर या फिर गहरा, बहुत गहराई में अध्ययन करना। ठीक है, और उथला मतलब होता है छिछला, यानी कि सतही। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चिरंजीवी का विलोम शब्द क्या होगा? चिरंजीवी का विलोम शब्द क्या होगा? चिरंजीवी मतलब जो लंबे समय तक जीने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिरंजीवी का आंसर क्या हो जाएगा? मरणशील। चिरंजीवी का हो जाएगा मरणशील। कालातीत यानी कि जो काल से भी परे हो, ये इसका पर्यायवाची है। ये भी पर्यायवाची है, ये भी पर्यायवाची है, बट ये विलोम शब्द है। किसका? चिरंजीवी का। मूव टू द नेक्स्ट वन। दिव्य का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? दिव्य का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवीय। दिव्य का विलोम शब्द मानवीय होगा। दिव्य दैवीय या आध्यात्मिक होता है, जबकि विलोम मानवीय, सांसारिक या मानव से संबंधित होता है। ठीक है, तो यह स्वर्गीय दिव्य का विलोम शब्द होता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट वन। 17। प्रसन्न का विलोम शब्द क्या होगा? प्रसन्न, प्रसन्न का विलोम शब्द क्या होगा? प्रसन्न का विलोम शब्द होता है दुखी। यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर है, ये सब आनंदित, आनंदित हो गया। इसका पर्यायवाची हर्षित भी पर्यायवाची, उल्लसित भी पर्यायवाची, जबकि दुखी द राइट आंसर प्रसन्न का हो जाएगा विलोम शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न है भौतिक का विलोम शब्द क्या है? भौतिक का विलोम शब्द क्या है? तो भौतिक का द्रव्यजन्य, भौतिक का मतलब द्रव्यजन्य नहीं होता है, या इसका सिनोनिम होता है
भौतिक का द्रव्यजन्य, पदार्थिक ये भी इसका सिनोनिम है, स्थूल ये भी सिनोनिम है, जबकि आध्यात्मिक इज द राइट आंसर फॉर भौतिक। भौतिक का विलोम शब्द आध्यात्मिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। सार्वभौम का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? सार्वभौम का विलोम शब्द कौन सा है? सार्वभौम का विलोम शब्द हो जाएगा अस्थानीय। सार्वभौम मतलब जो सब जगह हो, स्थानीय मतलब एक ही स्थान पे संबंधित हो, एक ही स्थान पर लिमिटेड हो या सीमित हो। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट वन। हास्य का विलोम शब्द क्या होगा? हास्य का विलोम शब्द क्या होगा? अरे वाह, ये तो देखने में बहुत इजी लग रहा है भाई, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो सकते हो तुम। देखो, हास्य का विलोम शब्द हो जाएगा गंभीरता। हास्य का विलोम शब्द हो जाएगा गंभीरता। ओके, हास्य का हंसी, व्यंग, विडंबना ये सब इसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे, जबकि इसका विलोम शब्द होगा गंभीरता। मूव टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ से संधि का सेक्शन शुरू होता है। निश्चय, निश्चय का संधि रूप क्या होगा? निश्चय का संधि रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर निश्चय। तो इसमें ये संधि कौन सी है यार? यह विसर्ग संधि है। ठीक है, इसमें विसर्ग संधि का नियम लगा है, जहाँ निह का अर्थ विसर्ग चा के साथ मिलकर च बनाता है, च बनाता है, ये वाला आधा श, फिर यहाँ पे चा, ये वाला बनाता है। ठीक है, च बोलते हैं इसको, फलस्वरूप निश्चय। ओके, निश्चय का संधि रूप क्या होगा? निश्चय। इसमें संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से संधि का चैप्टर शुरू है। क्वेश्चन नंबर 22। सु प्लस उदन का संधि रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? सु प्लस उदन, सु प्लस उदन का संधि रूप इसमें से है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज ओके, लेट मी चूज द पेन। ओके, शुदन, शुदन, शुदन। ओके, कि यह गुण संधि है। इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है, जहाँ सु का छोटा ऊ, सु का छोटा ऊ प्लस सु का छोटा ऊ के साथ मिलकर, सु का छोटा ऊ छोटे ऊ के साथ मिलकर सु बनाता है, यानी कि इस प्रकार से बड़ा ऊ बना देता है, शुदन। ठीक है, तो इसमें गुण संधि है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महा प्लस ईश्वर का संधि रूप क्या है? महा प्लस ईश्वर, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? महेश्वर। महा प्लस ईश्वर बराबर हो जाएगा महेश्वर। ओके, तो इसमें कौन सी संधि हो गया? इसमें संधि हो गई दीर्घ। अगर महा प्लस ईश्वर है यानी कि महेश्वर बन रहा है, तो संधि क्या होगी? दीर्घ। जहाँ महा का बड़ा आ, महा का बड़ा आ प्लस बड़ी ई, महा का बड़ा आ बड़ी ई के साथ मिलके ए बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बन गया महेश्वर। तो महेश्वर में कौन सी संधि है? महेश्वर में संधि है दीर्घ। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 24। देव प्लस आलय, ये तब इजी क्वेश्चन है दोस्त, तो इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, देव प्लस आलय का संधि रूप कौन सा है? देव प्लस आलय का संधि रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा देवालय। क्या हो जाएगा? देवालय, ऑप्शन ए, देवालय। ओके यार, देवालय। तो इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया भाई, क्योंकि सब में देवालय लिखा है, इसमें भी देवालय लिखा है, इसमें भी देवालय, इसमें भी देवालय। ठीक है, तो इसका इन तीनों में से कोई भी सही हो सकता है, क्योंकि तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, चाहे डी को मार सकते हैं, चाहे ए को, चाहे सी को। ठीक है, तो देवालय, देवालय में संधि कौन सी है? यह स्वर संधि का यण संधि है, जहाँ पे ए प्लस आ मिल के क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। तो इस प्रकार से हो गया, इसमें हो गई स्वर संधि यानी कि यण संधि। तो देवालय में तो देव प्लस आलय का मतलब हो गया देवालय। ओके, ये इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, तो आप समझ सकते हैं इसको। मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 25। सूर्य प्लस यान का संधि रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? सूर्य प्लस यान, सूर्य प्लस यान का हो जाएगा सूर्ययान। सूर्य प्लस यान का हो जाएगा सूर्ययान, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द ओके, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें यण संधि है दोस्त। सूर्ययान में यण संधि है, जहाँ पे या प्लस या मिलकर या बना रहे हैं, या प्लस या मिलकर या बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन सूर्ययान तो ओके, अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नहीं तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपका टाइम और थोड़ा सा कंज्यूम होगा, तो उससे बचते हुए क्वेश्चन पे सीधा डायरेक्टली चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। नर प्लस इंद्र का संधि रूप क्या होगा? नर प्लस इंद्र का संधि रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र, नरेंद्र। ओके,
अभी जैसे आपको नरेंद्र लग रहा होगा बट वो नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र। ठीक है, ठीक है नरेंद्र। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिपु प्लस अंतक का संधि रूप क्या है? रिपु प्लस अंतक का संधि रूप क्या है? रिपुंतक। इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज रिपुंतक। विद्या प्लस आलय का संधि रूप निम्नलिखित में से क्या है? विद्या प्लस आलय का संधि रूप क्या होगा? ये आप सभी को पता है, इसमें हो जाएगा विद्यालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सा प्लस अस्त्र का संधि रूप क्या है? सा प्लस अस्त्र का हो जाएगा शस्त्र। सा प्लस अस्त्र का हो जाएगा शस्त्र, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 30, गगन प्लस अंत का संधि रूप क्या है? गगन प्लस अंत का संधि रूप क्या है? गगन प्लस अंत का संधि रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द गगनांत। गगनांत, ऑप्शन ए नहीं होगा, उसमें गगनंत लिखा है। ठीक है, ये डी भी हो सकता है यार, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, गगनांत होगा। ठीक है, राजकुमार में कौन सा समास है? राजकुमार में कौन सा समास है? तो इसमें समास जो है वो है तत्पुरुष समास। राज प्लस कुमार में है तत्पुरुष समास। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट वन। राम ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में पुस्तक का कारक क्या है? राम ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में पुस्तक का कारक पूछा गया है, तो इसमें पुस्तक है कर्म कारक। ठीक है, कर्ता कारक कौन है? राम। ठीक है, स्पष्टीकरण बोले तो पुस्तक, इसकी पुस्तक को पढ़ा गया है, इसलिए यह कर्म है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण इनमें से कौन सा है? अनुप्रास अलंकार का इनमें से उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जैसे मधुर मधु मलयानिल मंद मंद बहता है। ठीक है, इट इज़ द राइट आंसर फॉर 33। मूव टू द नेक्स्ट वन। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का होता है रति या फिर प्रेम। ठीक है, हास्य होता है हास्य रस का, भय क्रोध ये सब नहीं होगा, तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है रति। स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? इन आपको बताना है। ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, घर, किताब, पेड़ और बालक, इनमें से किसका मतलब किसका लिंग स्त्रीलिंग में है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किताब, यानी कि बुक। बुक स्त्रीलिंग में है, किताब स्त्रीलिंग में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुवचन रूप में पक्षी का क्या होगा? यानी कि पक्षी का बहुवचन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज पक्षियों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37 है। यमक अलंकार का उदाहरण क्या है? यमक अलंकार का उदाहरण है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है, तो दैट इज द ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 38 पे चलते हैं। अपादान कारक के चिन्ह क्या है? अपादान कारक के चिन्ह क्या है? तो इसको क्या बोला जाता है? से के द्वारा भी बोला जाता है ना, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा 38 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उपमा अलंकार में क्या समानता दर्शाई जाती है? उपमा अलंकार में क्या समानता दर्शाई जाती है? तो दो वस्तुओं के बीच समानता दर्शाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि लास्ट क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। कारक समास का उदाहरण कौन सा है? कारक समास, भाई पहली बार देख रहा हूँ, इसको क्या दिया है? कारक समास, गंगाजल। ठीक है, गंगाजल इज़ द राइट आंसर। ओके, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इसमें आपको अगले जो सेशंस होने वाले हैं, अगली जो वीडियोस यहाँ पे अपलोड होंगी, वो यूपीएसआई का ये तो मिनी टेस्ट था, बट आगे इसका फुल लेंथ में टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें संविधान, पॉलिटी, मूल विधि और रीजनिंग और ये हिंदी ग्रामर से संबंधित वीडियोस यहाँ पे अपलोड की जाएंगी। सो I hope video was interesting and useful for you. So hit the like button and subscribe this channel. Thank you दोस्त।